चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 4। शरी ने नैना और बाकी सबकी तरफ देखा। सभी के चेहरों पर एक शिकन थी, ये सोचकर कि शरी का क्या फैसला होगा। शरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करी और एक गहरी सांस ली, मानो अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा कर रही हो, और फिर नैना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम सबके साथ हूँ। शरी की आवाज़ में एक तेज, एक विश्वास था जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को महसूस हो रहा था। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई और नैना ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू शरी, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। शरी अपने आंसू पोंछते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू की क्या बात है नैना, अगर मैं अपनी भावनाओं पर काबू ना कर पाती तो गलत होता। सबके साथ और मेरे खुद के साथ भी। गुनहगार को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। ये बोलते हुए शरी का गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ मौजूद सब लोग उसके मन का हाल, उसकी दुविधा समझ रहे थे। उन सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। शरी को रोता देख नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी शरी रोते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है नैना, जिंदगी हमारे सामने ऐसे हालात क्यों बना देती है जहाँ दिल और दिमाग एक साथ नहीं हो सकते। दिल की सुनो तो फर्ज से चुभते हो और दिमाग की सुनो तो दिल टूट जाता है। नैना की आंखें भी भर आईं और वो बोली, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। खैर, शरी ने खुद को संभाला और उन सबसे वादा किया कि वो इस लड़ाई में उनका साथ देगी। फिर उनसे पूछा कि आगे क्या करना है। नैना ने उसे बताया कि 2 महीने बाद उन सब की पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ जाएंगे। उन लोगों ने कल रिजल्ट्स आने के बाद दिल्ली जाने का सोचा है। वहीं जाकर वो लोग आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। नैना ने उसे मेजर नायर के ऑफिस से मिले कॉन्ट्रैक्ट्स और डील के पेपर्स के बारे में भी बताया और कहा कि उनके पास लाला के खिलाफ सबूत तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि वो नवीन और कैप्टन राजवीर को बेगुनाह साबित कर सकें और लाला को उसकी गुनाहों की सज़ा दिलवा सकें। लाला एक बहुत पावरफुल आदमी था जिसके लिए इन सबूतों से निपटना बहुत आसान था। नैना ने शरी से लाला के ऊपर नज़र रखने को कहा ताकि उनका पक्ष मजबूत हो सके। शरी ने नैना को भरोसा दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी और लाला के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में उनकी मदद करेगी। उन लोगों से वादा करके शरी वहाँ से चली गई। अगली सुबह एकेडमी में हर तरफ चहल पहल थी। सभी के चेहरों पर उत्साह और डर दोनों के भाव दिख रहे थे। आखिर आज उनका रिजल्ट जो आने वाला था। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर चंदोक वहां आए और बोले, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि सालों बाद इस एकेडमी से इतना अच्छा बैच पास आउट होकर निकलेगा। बेस्ट कैडेट का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा, पर मेरी नज़र में आप सब बेस्ट हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। तो बात करते हैं इस साल के बेस्ट कैडेट के अवार्ड की। इस साल बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला है कैडेट नैना सिंह आलूवालिया को और उन्हें अपने एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। ये सुनते ही नैना और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नैना ब्रिगेडियर चंदोक के पास पहुंची और उसे सोर्ड ऑफ ऑनर मिली। नैना सेरेमनी खत्म होने के बाद सोर्ड ऑफ ऑनर लेकर अपने दोस्तों के पास आने लगी। तभी उसके पास कैप्टन अभिमन्यु आए और बोले, कंग्रेचुलेशंस नैना। नैना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो अपनी नज़र फेरते हुए बोली, थैंक यू सर। नैना की बेरुखी देखकर अभिमन्यु दुखी हो गया और बोला, नैना, हम जानते हैं कि तुम और बाकी सारे कैडेट्स हमसे नाराज़ हो, लेकिन यकीन मानो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे दिल पर क्या बीती थी जब हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त राज के साथ गलत हुआ था। अरे हमारे दिल से पूछो कि हम पर क्या बीतती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों दोस्त हमसे जुदा हो गए, और वो भी ऐसे हालातों में, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। नवीन के परिवार का हाल तो हम देख ही रहे हैं, पता नहीं राज का परिवार किस हालात में होगा। राज के परिवार के बारे में अभिमन्यु के मुंह से सुनकर नैना बोली,
आप कैप्टन राजवीर की फैमिली को जानते हैं? नैना की बात सुनकर अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और उसे बताया कि एकेडमी से निकलने के बाद नवीन और वो दिल्ली गए थे। तब राज के परिवार के साथ ही रुके थे। वो उसके परिवार को अच्छे से जानते हैं। नैना सोच में पड़ गई। तभी अभिमन्यु बोला, नैना, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग एक बार हमारी सिचुएशन को भी समझो। नैना ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अभिमन्यु दुखी मन से बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही देर में नैना और उसके दोस्त एकेडमी से निकलने के लिए तैयार थे। नैना ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, आज एकेडमी से निकलते ही हम जंग का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें हमें किसी भी हाल में जीतना है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और इस देश के सिपाही होने के नाते। सभी ने नैना की बात का समर्थन किया। उन सबके चेहरों पर एक विश्वास था। तभी नैना को कुछ याद आया और वो बोली, तुम सब चलो, मैं अभी आती हूँ। उसे अचानक से जाते देख यूडी ने उससे उसकी वजह पूछी, पर तब तक वो वहां से जा चुकी थी। नैना कैप्टन राजवीर के कमरे के पास गई, जहां अब ताला लग चुका था। वो कमरे के बाहर खड़ी हो गई और इससे राज की कई बातें याद आने लगी। सिपाही अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ता है, क्योंकि जब तक वो एक सांस बाकी रहती है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है, और जब तक उम्मीद जिंदा रहती है सिपाही जंग नहीं छोड़ा करते। राजवीर की कही बात याद करके नैना बोली, सर, आपकी इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी भी। इतना ही नहीं, मैं आपको भी वापस ले आऊंगी। नैना वापस जाने लगती है और एकेडमी को देखने लगती है। नैना जिधर देखती है उसे राज के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। एकेडमी का पहला दिन, राज का उसे डांस सिखाना, साड़ी वाला पल, पॉइंट 1857 पर उनका साथ जाना, सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। नैना अपने आंसू पोंछती है और बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ शरी के मन में एक उथल पुथल चल रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पिता उसके आदर्श थे, जिन्हें वो इतना प्यार करती है, वो ऐसे हो सकते हैं। वो बेचैन होकर लाला के कमरे में जाती है। लाला उस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर शरी कमरे के बाहर छुप गई और उसकी बातें सुनने लगी। लाला उस वक्त फ़ोन पर बात करते हुए बोला, अब हमें कोई भी इस दुनिया पर राज करने से नहीं रोक सकता, और अब तो वो कैडेट्स भी एकेडमी छोड़कर जा चुके हैं नायर। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से नायर बोला, ये बात तो आपने सही कही सर, सरदर्द बन गए थे वो 6 कैडेट्स। खैर, आज आखिर उनसे पीछा छूट ही गया। नायर की बात सुनकर लाला मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ खुद से ही छूट गया, वरना मजबूरन हमें उन्हें भी नवीन और राजवीर के पास पहुंचाना पड़ता। नायर, हम नवीन और राजवीर को भी मारना नहीं चाहते थे, हमारे बेटे जैसे थे वो। पर कई बार वार्निंग देने के बाद भी जब वो हमारे रास्ते से नहीं हटे, तो हमें ना चाहते हुए भी उन्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ा। शरी बाहर खड़ी लाला की बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। आज उसने अपनी आंखों से अपने पिता का घिनौना चेहरा देख लिया था, जो शायद वो कभी नहीं देखना चाहती थी। तभी नायर लाला से बोला, मैं आपकी बात समझ गया सर, पर एक बात मेरे मन में आ रही है। अगर कभी आपके रास्ते में आपका कोई अपना आकर खड़ा हो जाए, तब आप क्या करेंगे? नायर की बात सुनकर लाला को गुस्सा आ गया और वो एक सख्त आवाज़ में बोला, नायर, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा कोई अपना कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो उसे हमारे रास्ते से हटना होगा। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाला की बात सुनकर शरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसे हो सकते हैं। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी और बोली, नैना, तुमने सही कहा था, ये इंसान नहीं है, कातिल हैं, और इन्हें सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने जज्बातों को बीच में नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ वो सब लोग दिल्ली में यूडी के घर पहुंच गए।
वहीं राजवीर के घर पर मेघा अपनी माँ की तबीयत को लेकर परेशान थी और उसी परेशानी में वो बोली, माँ प्लीज़ अपना ध्यान रखो, भैया तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब अगर आप भी इस तरह से करोगी तो हम कैसे जिएंगे। वीना ने हाँ में सर हिलाया और मेघा वहाँ से जाने लगी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर अयान खड़ा था, जिसने सब सुन लिया था। मेघा उसे देखकर घबरा गई और उसकी तरफ बढ़ी, पर वो रोते हुए गुस्से से वहाँ से चला गया और किसी से भी मिलने से मना कर दिया। मेघा भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कैप्टन राजवीर के घर का एड्रेस पता करके नैना उनके घर पहुंची। तभी उसके कानों में मेघा की आवाज़ पड़ी, जो अपने पिता से बात कर रही थी। पापा, अयान दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। कल रात से जब से उसने भैया वाली बात सुनी है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मेघा की बात सुनकर मिस्टर शेखावत परेशान हो गए, पर फिर भी मेघा को ढांढस बंधाते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, अयान ठीक हो जाएगा। राज के बारे में जानकर उसे सदमा लगा है, इससे उबरने के लिए उसे थोड़ा वक्त दो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अयान के पास। ये कहकर मिस्टर शेखावत और मेघा अयान के कमरे की तरफ चले गए। नैना दरवाजे पर खड़ी उनकी बात सुन रही थी। वो दुखी मन से वहां से बाहर आ गई और खुद से बोली, कैप्टन राजवीर के परिवार की ऐसी हालत, सब इतने परेशान और दुखी हैं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। भले ही इस वक्त उनका बेटा उनके पास नहीं है, लेकिन मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। ये सोचकर नैना ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। अगले दिन मेघा राज की तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो उसकी तस्वीर देखकर बोली, भैया आप कहाँ हो? देख रहे हैं ना घर की हालत कैसी हो गई है। अयान की हालत देखी है आपने? उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता था ना, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ ठीक कर दे, जो आपको वापस ले आए? कोई तो होगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। दूसरी तरफ उसी जंगल के बीचों बीच बने उस घर में दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक वो जख्मी आदमी था। दूसरे आदमी ने उस जख्मी आदमी से पूछा, कैसे हो? उस आदमी की बात सुनकर जख्मी आदमी बोला, ठीक हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो आज। तभी उसकी बात काटते हुए दूसरा आदमी बोला, हम कैसे ना होते? हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारे बीच चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो जाएं, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे, है ना राज? वो कैप्टन राजवीर थे और उनके सामने कैप्टन अभिमन्यु खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गले लग गए। कैप्टन राजवीर की जीप तो ब्लास्ट हो गई थी, तो आज वो यहाँ कैसे? अगर वो जिंदा हैं तो नैना और बाकी सबसे मिलने क्यों नहीं आए? और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ कैसे? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते रहिए जहाँ है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।